असीम महासागर की अथाह गहराइयों में आर्यन ने अपनी सुनहरी नागपुच्छ को पूरी ताकत से लहराया। उसकी दृष्टि अपने सामने मौजूद विशाल रिबन मछलियों के सम्राट पर टिकी हुई थी। रिबन मछलियों के सम्राट का सिर लगभग आर्यन के पूरे शरीर जितना बड़ा था। उसके दांतों के बीच एक छोटे ऑक्टोपस का मांस अभी भी फंसा हुआ था। उसने अपनी विशाल देह को लहराते हुए क्रूर निगाहों से आर्यन की ओर बढ़ना शुरू किया। आर्यन ने मन ही मन निश्चय किया, पहला वार मैं ही करूंगा। अगले ही पल उसका शरीर सुनहरे बाण की तरह पानी को चीरता हुआ रिबन मछलियों के सम्राट की ओर टूट पड़ा। छपाक, लेकिन रिबन मछलियों का सम्राट उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक फुर्तीला निकला। पानी के भीतर उसकी युद्ध क्षमता किसी अनुभवी योद्धा से कम नहीं थी। उसने तुरंत अपना विशाल जबड़ा खोल दिया और नुकीले दांत सीधे आर्यन की ओर बढ़ा दिए। आर्यन की आंखें सिकुड़ गईं। सीधे टकराना मूर्खता होगी। उसने अपने छोटे लेकिन अत्यंत तीक्ष्ण नाग पंजे फैला दिए, मानो वह आमने सामने की भिड़ंत करने वाला हो। इसी बीच रिबन मछलियों के सम्राट ने भीषण गर्जना जैसी आवाज निकाली और अपना मुंह पूरी तरह खोल दिया। उसके भीतर नुकीले दांतों की कई पंक्तियां चमक रही थीं। आर्यन की आंखों में चतुराई की चमक उभरी। दोनों के टकराने से ठीक पहले उसने बिजली जैसी गति से अपना शरीर ऊपर मोड़ लिया। उसी क्षण उसके 9 तीक्ष्ण नाग पंजे हवा की तरह घूमे और सीधे रिबन मछलियों के सम्राट की दोनों आंखों पर जा लगे। आर्यन दिव्य नागों में सर्वोच्च माने जाने वाले 9 पंजों वाले दिव्य नाग वंश का उत्तराधिकारी था। उसके पंजे आकार में भले ही छोटे थे, पर उनकी धार किसी दिव्य अस्त्र से कम नहीं थी। पत्थर के अंडे से टकराने जैसी आवाज हुई। रिबन मछलियों के सम्राट की दोनों आंखें एक ही वार में फट गईं। आर्यन के चेहरे पर हल्की मुस्कान फैल गई। समुद्री जीवों की बुद्धि मेरी बराबरी नहीं कर सकती। इनके हमले केवल स्वाभाविक प्रवृत्ति पर आधारित होते हैं। अपनी दृष्टि खो देने के बाद रिबन मछलियों का सम्राट बुरी तरह तड़पने लगा। उसका विशाल शरीर समुद्र में उग्र लहरों की तरह इधर उधर लहराने लगा। मौका हाथ से जाने देने का प्रश्न ही नहीं था। आर्यन बिजली की गति से उसके सिर पर झपटा और अपने शक्तिशाली जबड़ों को उसके सिर में गड़ा दिया। चर्र चर्र, उसके दांत खोपड़ी को चीरते हुए भीतर तक धंस गए। घायल रिबन मछलियों का सम्राट दर्द से उछला और अपनी पूंछ पूरी ताकत से आर्यन पर मारने लगा। लेकिन आर्यन पहले ही अपने नागपंजे फैला चुका था। उसने लगातार कई वार किए। हर वार के साथ उसके पंजे मछली के शरीर को चीरते हुए आर पार निकलते गए। कुछ ही क्षणों में रिबन मछलियों के सम्राट की जीवन शक्ति समाप्त होने लगी। आर्यन ने बिना देर किए अपना विशाल मुंह खोला। ग्रसन, अगले ही पल पूरा रिबन मछलियों का सम्राट उसके भीतर समा गया। उसी समय दिव्य नाग साधना प्रणाली की सूचना उसके मन में गूंज उठी। नाग शक्ति में 88 अंकों की वृद्धि हुई। आर्यन की आंखें चमक उठीं। उसे महसूस हुआ कि उसकी देह पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो गई है। उसने मन ही मन सोचा, मैं दिव्य नाग हूं और मेरे पास मनुष्य की बुद्धि भी है। मेरे समान स्तर के समुद्री जीवों का शिकार करना अत्यंत सरल है। यदि दूसरे स्तर का कोई समुद्री जीव भी सामने आ जाए तब भी मुझे भय नहीं होगा। उसने चारों ओर देखा। अपने राजा की मृत्यु होते ही रिबन मछलियों का पूरा झुंड चारों दिशाओं में भाग चुका था। आर्यन तुरंत उनके पीछे दौड़ पड़ा। 1, 2, 3, कुछ ही समय में उसने 700 से 800 रिबन मछलियों का ग्रसन कर लिया। हालांकि कई 100 मछलियां फिर भी बचकर निकल गईं। आर्यन ने इसकी कोई परवाह नहीं की। उसने आसपास का निरीक्षण किया। इस क्षेत्र में घनी समुद्री घास और रंग बिरंगी प्रवाल भित्तियां फैली हुई थीं। समुद्री संसाधनों की यहाँ कोई कमी नहीं थी। चारों ओर ऑक्टोपस, लॉबस्टर, समुद्री खीरे, जेलीफिश और तैरने वाले केकड़े बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे थे। आर्यन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आज रात लौटते समय कुछ लॉबस्टर और केकड़े साथ ले जाऊंगा। उसके मुंह में पानी आ गया। ऐसे लॉबस्टर और केकड़े खाने के लिए किसी बड़े समुद्री भोजनालय में एक व्यक्ति का $600 से $700 तक खर्च हो जाता। वह मुस्कुराया और फिर आसपास के समुद्री जीवों का तेजी से ग्रसन करने लगा। कुछ दूर तैरने के बाद उसकी नज़र सामने दिखाई दे रहे एक छोटे से द्वीप पर पड़ी। द्वीप बहुत बड़ा नहीं था, इसलिए उसने उस पर अधिक ध्यान नहीं दिया। उसी समय उसकी दृष्टि सामने तैर रहे एक समुद्री सर्प पर जा टिकी। समुद्री सर्प, स्तर 1, निकाली जा सकने वाली नाग शक्ति 44। आर्यन ने उसे कुछ क्षण तक ध्यान से देखा। समुद्री सर्प से उलझना ठीक नहीं होगा। समुद्री सर्प अत्यंत विषैले होते हैं। उनकी शक्ति भले ही रिबन मछलियों के सम्राट जितनी न हो, लेकिन उनका विष प्राणघातक होता है। यदि जहर से ही मर गया तो सारी शक्ति व्यर्थ हो जाएगी। ये सोचकर वह रास्ता बदलकर दूसरे समुद्री जीवों की ओर बढ़ गया। कुछ ही दूरी पर उसे चट्टानों के पास लगभग 1 मीटर लंबा समुद्री कच्छप दिखाई दिया। समुद्री कच्छप, स्तर 3, निकाली जा सकने वाली नाग शक्ति 988। आर्यन आश्चर्य से उसे देखने लगा। ये समुद्री कच्छप सामान्य कछुओं की तरह शांत दिखाई देता था, लेकिन उसकी शक्ति को कम नहीं आंका जा सकता था। उसके मुंह में दांत नहीं थे, फिर भी भीतर मौजूद कठोर धारें किसी तलवार से कम नहीं थीं। वे आसानी से किसी भी वस्तु को चकनाचूर कर सकती थीं। आर्यन के मन में अचानक एक विचार आया।
पौराणिक कथाओं में नागलोक महल का महामंत्री हमेशा एक कच्छप होता है। भविष्य में जब मैं समुद्री जीवों का उन्नयन कर सकूंगा, तब मैं भी एक समुद्री कच्छप को महामंत्री कच्छप बनाऊंगा। समुद्री कच्छप बुद्धिमत्ता और दीर्घायु का प्रतीक था। ऐसा महामंत्री मेरे नागलोक महल के सभी कार्य संभालेगा। लेकिन उसने तुरंत सिर हिलाया। अभी मेरा स्तर बहुत कम है। समुद्री जीवों का उन्नयन करने के लिए कम से कम तीसरे स्तर तक पहुंचना होगा। दिव्य नाग साधना प्रणाली के अनुसार किसी समुद्री जीव का उन्नयन करने से पहले उसमें बुद्धि जागृत करनी पड़ती है और फिर उसे साधना विधि प्रदान करनी होती है। इसके लिए कम से कम 1000 नाग शक्ति चाहिए, जबकि इस समय आर्यन के पास कुल 400 नाग शक्ति ही थी। मैं जल्दी से जल्दी स्तर वृद्धि करूंगा और अपने अधीन समुद्री सैनिकों की सेना तैयार करूंगा। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प चमक उठा। इसके बाद वह फिर तेजी से समुद्री जीवों का ग्रसन करने लगा। अचानक उसकी नज़र सामने लगभग 100 जिन वजन वाली एक विशाल हम्पहेड रेस मछली पर पड़ी। हम्पहेड रेस स्तर 1, निकाली जा सकने वाली नाग शक्ति 44। आर्यन प्रसन्न होकर मुस्कुराया। अच्छा शिकार मिल गया। वह तुरंत पूरी गति से उसकी ओर झपटा। खतरे का आभास होते ही हम्पहेड रेस घबराकर तेजी से भागने लगी। आर्यन हंस पड़ा। भागकर कहाँ जाएगी? उसने अपनी गति और बढ़ा दी। उसके नागपंजे आगे की ओर फैल गए। हम्पहेड रेस सीधे द्वीप के नीचे मौजूद चट्टानों की ओर भागी। आर्यन भी उसके पीछे पीछे पहुंच गया। तभी अचानक धड़ाम, चट्टान जैसी दिखाई देने वाली एक विशाल वस्तु पल भर में खुल गई और लगभग 80 सेंटीमीटर लंबी हम्पहेड रेस को एक ही झटके में निगल गई। आर्यन वहीं ठिठक गया। उसके चेहरे पर अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। यह क्या था? वह सावधानी से थोड़ा और पास गया। अब उसे स्पष्ट दिखाई दिया कि जिसे वह चट्टान समझ रहा था, वह वास्तव में कोई जीव था। वह एक विशाल समुद्री सीप थी। भूरे रंग की वह समुद्री सीप पंखे के आकार की थी और उसका फैलाव लगभग 2 मीटर था। उसका आकार अत्यंत भारी और प्राचीन प्रतीत हो रहा था। समुद्री सीप स्तर 6, निकाली जा सकने वाली नाग शक्ति 9987। आर्यन की सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखें आश्चर्य और लालच से फैल गईं। 6ठा स्तर, और उससे लगभग 10,000 नाग शक्ति प्राप्त हो सकती है। वह उस विशाल समुद्री सीप को एकटक देखता रह गया। उसके सामने मानो एक ऐसा दिव्य अवसर खड़ा था जो उसकी किस्मत पूरी तरह बदल सकता था। अधिकांश लोगों ने अपने जीवन में कभी न कभी सीप अवश्य खाई होती है। सामान्य समुद्री सीप अंगूठे जितनी बड़ी होती है, जबकि कुछ बड़ी सीप हथेली के आकार तक पहुंच जाती हैं। लेकिन समुद्र में एक विशेष प्रजाति भी पाई जाती थी, जिसे महासमुद्री सीप या नरभक्षी सीप कहा जाता था। अब तक दर्ज सबसे बड़ी सीप लगभग 1.8 मीटर लंबी थी। फिर भी आर्यन के सामने मौजूद यह विशाल समुद्री सीप उन सभी अभिलेखों से कहीं अधिक बड़ी थी। वह कुछ क्षण तक उसे एकटक देखता रह गया। ये सचमुच अविश्वसनीय है, उसने मन ही मन सोचा। सौभाग्य से यह सीप बहुत धीमी गति से चलती है। यदि मैं इसके पीछे रहूं, तो यह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय झलक उठा। यदि वह इस विशाल सीप का ग्रसन कर लेता, तो उससे मिलने वाली नाग शक्ति के बल पर सीधे तीसरे स्तर तक पहुंच सकता था। कुछ पल सोचने के बाद वह अत्यंत सावधानी से सीप के पीछे जाकर रुक गया। लेकिन सीप बिल्कुल भी नहीं हिली, मानो उसे आर्यन की उपस्थिति का कोई आभास ही न हो। शायद उसने अभी अभी भोजन किया था, या फिर स्वयं को चट्टान समझाकर छिपाए रखना चाहती थी। आर्यन धीरे धीरे और पास पहुंचा। उसने अपना नाग पंजा बढ़ाकर सीप के कठोर खोल को पकड़ लिया। धड़ाम, अगले ही पल उसके चेहरे पर निराशा छा गई। उसके धातु जैसे कठोर नाग पंजे भी उस खोल पर एक खरोंच तक नहीं छोड़ पाए। आर्यन ने दोबारा और फिर तीसरी बार पूरी शक्ति से प्रहार किया, लेकिन परिणाम वही रहा। सीप का खोल मानो किसी दिव्य धातु से बना हो। उस पर एक भी निशान नहीं पड़ा। इतना ही नहीं, सीप ने कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी। आर्यन ने गहरी सांस ली। इसका खोल तो अभेद्य है, इसे तोड़ना मेरे बस की बात नहीं। वह गंभीरता से सोचने लगा। तभी उसके मन में अचानक एक उपाय कौंधा। क्यों न ये तरीका आजमाऊं? उसने चारों ओर देखा, फिर धीमे स्वर में कहा, मानव रूप। क्षण भर में लगभग 20 सेंटीमीटर लंबे सुनहरे दिव्य नाग का शरीर गायब हो गया और उसकी जगह आर्यन अपने मानव रूप में प्रकट हो गया। 10 मीटर से अधिक गहरे समुद्र में भी उसे सांस लेने या तैरने में कोई कठिनाई नहीं हो रही थी। उसने विशाल सीप की ओर देखा, फिर दोनों हाथों से उसे उठाने का प्रयास किया। उसकी वर्तमान शक्ति इतनी बढ़ चुकी थी कि वह 400 किलोग्राम तक का भार आसानी से उठा सकता था। लगभग 250 किलोग्राम वजनी वह विशाल सीप उसके लिए कोई बड़ी समस्या नहीं थी। आश्चर्य की बात यह थी कि पूरी तरह उठाए जाने के बाद भी सीप ने कोई विरोध नहीं किया। आर्यन का चेहरा खुशी से खिल उठा। वह तेजी से तैरता हुआ उसे पास के छोटे द्वीप तक ले आया। समुद्र से बाहर निकलकर उसने सीप को किनारे की रेत पर रख दिया। जैसे ही उसके आसपास का समुद्री जल समाप्त हुआ, विशाल सीप का खोल धीरे धीरे खुलने लगा। भीतर से चिपचिपे द्रव से ढका विशाल मुलायम शरीर बाहर निकला।
वह अपने शरीर को रेत पर घसीटते हुए पूरी कोशिश से वापस समुद्र की ओर बढ़ने लगी। आर्यन हंस पड़ा। भागना चाहती हो? अब कहाँ भागोगी? उसने तुरंत सीप का खोल पकड़कर उसे पीछे की ओर खींच लिया। तभी धप, मुलायम शरीर का एक भाग बिजली जैसी गति से उसके हाथ पर आकर पड़ा। आर्यन दर्द से चीख उठा। उसने अपना हाथ पकड़ लिया। कुछ ही क्षणों में उसकी बाँह सूजने लगी। यदि नाग शक्ति ने उसके शरीर को मजबूत न बनाया होता तो शायद उसकी बाँह टूट चुकी होती। आर्यन ने आश्चर्य से विशाल सीप की ओर देखा। सचमुच 6ठे स्तर का समुद्री जीव है। युद्ध इसका स्वभाव नहीं है, फिर भी इसकी शक्ति इतनी भयानक है। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आए। अब तुम समुद्र में नहीं हो। यहाँ से बच निकलना तुम्हारे लिए असंभव है। उसे अपने निर्णय पर गर्व हुआ। यदि उसने समुद्र के भीतर ही इसे उठाने की कोशिश की होती और सीप ने उसी समय प्रतिरोध किया होता तो वह कभी इसे किनारे तक नहीं ला पाता। उधर विशाल सीप पूरी शक्ति से समुद्र की ओर घिसट रही थी। आर्यन ने तुरंत उसका खोल पकड़कर उसे द्वीप के भीतर दूर फेंक दिया। इसके बाद उसने आसपास पड़े कई बड़े पत्थर उठाए और पूरी ताकत से सीप के खुले शरीर पर फेंकने लगा। धड़ाम धड़ाम, हर पत्थर अत्यंत भीषण बल के साथ उसके शरीर से टकरा रहा था। कुछ ही प्रहारों के बाद सीप ने दर्द से अपना मुलायम शरीर समेट लिया और दोनों खोल कसकर बंद कर लिए। उसी समय आर्यन के मन में एक कोमल और मासूम आवाज़ गूंजी, मुझे मत मारो, कृपया मुझे छोड़ दो। आर्यन स्तब्ध रह गया। उसने तुरंत चारों ओर देखा। ये कौन बोला? लेकिन सुनसान द्वीप पर उसके अलावा कोई नहीं था। अगले ही क्षण उसे कुछ याद आया। यह मनुष्यों की भाषा नहीं थी। उसने तुरंत अपनी दृष्टि विशाल सीप पर टिकाए। क्या ये तुमने कहा? कुछ क्षण बाद वही मासूम आवाज़ फिर सुनाई दी, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। इस बार आर्यन पूरी तरह आश्वस्त हो गया। समुद्री जीवों की भी अपनी अपनी भाषा होती है। जैसे डॉल्फिन, व्हेल और अन्य समुद्री जीव एक दूसरे से संवाद करते हैं। सामान्य मनुष्य उनकी भाषा नहीं समझ सकते, लेकिन दिव्य नाग होने के कारण आर्यन समुद्र के प्रत्येक जीव की भाषा सहज ही समझ सकता था। उसने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम मादा हो? फिर स्वयं को सुधारते हुए बोला, क्या तुम एक मादा समुद्री सीप हो? उत्तर में वही मासूम आवाज़ आई, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। उसकी भाषा अत्यंत सरल थी, मानो कोई छोटी बच्ची अभी अभी बोलना सीख रही हो। आर्यन समझ गया, इसकी बुद्धि अभी बहुत सीमित है। ये जटिल बातें व्यक्त ही नहीं कर सकती। वह कुछ देर सोचता रहा। यदि इसे मारना चाहूं तो बहुत समय लगेगा। शायद तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी जब तक इसका शरीर सूख न जाए। उसी समय फिर वही मासूम विनती सुनाई दी, मुझे मत मारो। आर्यन अचानक मुस्कुराया, क्यों न इसे मारने के बजाय अपना पहला अधीनस्थ बना लूं? यही तो मेरे भविष्य के नागलोक महल की पहली सदस्य बन सकती है। उसकी आंखें चमक उठीं। वह सोचने लगा कि दिव्य नाग समुद्री जीवों को अपने अधीन कैसे करते हैं। कुछ क्षण बाद उसे उपाय सूझ गया। वह कोमल स्वर में बोला, छोटी बहन, यदि तुम मेरी एक बात मान लो तो मैं तुम्हें अभी मुक्त कर दूंगा। लेकिन विशाल सीप ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आर्यन ने अपने हाथ की उंगली पर हल्का सा घाव किया। एक चमकती हुई सुनहरी रक्त की बूंद बाहर निकली। ये दिव्य नाग का रक्त था। यही वह दिव्य बंधन था जिसके द्वारा दिव्य नाग समुद्री जीवों को अपने अधीन करते थे। जिस समुद्री जीव में ये रक्त समा जाता वह स्वेच्छा से उसे अपना स्वामी मान लेता। आर्यन ने वह सुनहरी रक्त बूंद सीप के शरीर पर रख दी। फिर धैर्य से बोला, इसे अपने भीतर समा लो, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। अचानक दिव्य नाग साधना प्रणाली की सूचना उसके मन में गूंज उठी। समुद्री जीव का सफल विकास। नाम, सीप कन्या। सुनहरी रक्त बूंद क्षण भर में सीप के भीतर समा गई। आर्यन का चेहरा खुशी से खिल उठा। सफल हो गया। वह तुरंत सीप के सामने जाकर खड़ा हो गया। धीरे धीरे विशाल खोल फिर खुला। भीतर से वही मासूम आवाज़ सुनाई दी, भैया, मुझे आप अच्छे लगते हैं। सीप कन्या की बुद्धि अभी बहुत कम थी। वह स्वामी और अधीनस्थ का अर्थ नहीं समझती थी। उसे केवल इतना पता था कि सामने खड़े व्यक्ति की आज्ञा माननी है। यही दिव्य बंधन की शक्ति थी। आर्यन मुस्कुराया, अच्छी बच्ची, अब से तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होंगी। लेकिन अगले ही क्षण सीप कन्या ने अपने मुलायम शरीर को आगे बढ़ाकर अचानक आर्यन को कसकर लपेट लिया। आर्यन की आंखें आश्चर्य से फैल गईं।